हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। और डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन की इस पूरी मैकेनिज्म को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था कि जैसे ही स्टमक से काइम कहाँ आता है, ड्यूडेनम के अंदर एंटर करता है, तो उस टाइम पर आपको पता है कि एंटेरोक्राइनिन और डिओजोक्राइनिन ये 2 हार्मोन्स हैं जो क्रिप्स ऑफ लिबरकून को इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करने के लिए इंड्यूस करते हैं, है ना। तो आप ध्यान में रखें, क्रिप्स ऑफ लिबरकून और जो आपकी म्यूकोसा की ब्रश बॉर्डर है उससे जो म्यूकस सिक्रेट होता है, इसके जूस को और जो म्यूकस सिक्रेट होता है उस दोनों को मिलाकर कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। और इंटेस्टाइनल जूस का एक दूसरा नाम और है सक्कस एंटेरिकस, ठीक है ना। तो जैसे ही काइम ड्यूडेनम में एंटर करता है, ग्रहणी में आता है, उस दौरान 3 सिक्रेशन होते हैं। लीवर से बाइल जूस का सिक्रेशन होता है, क्या क्या काम है उसके वो सारे मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। दूसरा पैनक्रिएटिक जूस है, उसके क्या क्या काम होते हैं, उसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, किस तरीके से एक्टिव होते हैं और किस तरीके से वो कौन कौन से फूड के कंपोनेंट को डाइजेस्ट करते हैं, ये भी बात हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। बचा था हमारा तीसरा इंटेस्टाइनल जूस। तो एक ध्यान रखें, इंटेस्टाइनल जूस को ही हम दूसरा नाम बताते हैं सक्कस एंटेरिकस। क्या कहते हैं, सक्कस एंटेरिकस। तो उसी मैकेनिज्म को थोड़ा सा मैंने फर्दर फ्लोचार्ट की थ्रू आपको समझाने की कोशिश की। देखें, ये रहा आपका काइम, कहां से आया, स्टमक से ये काइम एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में सबसे पहले जाएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जाजेनम, इलियम। तो सबसे पहले ये एंटर करेगा ड्यूडेनम में, ठीक है ना। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम में जैसे ही आता है, बाइल जूस का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, पैनक्रिएटिक जूस का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था बाइल जूस के अंदर बहुत सारे बाइल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और जो आपका पैनक्रिएटिक जूस है उसमें भी बहुत सारे बाइकार्बोनेट और साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जो इस काइम की एसिडिक इफेक्ट को या HCl के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। क्योंकि जो ड्यूडेनम है, उस ड्यूडेनम में जो फूड का डाइजेशन है वो हमेशा और हमेशा बेसिक पीएच पर ही होगा। किसमें होगा, बेसिक पीएच पर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर बेसिक पीएच के लिए रेस्पॉन्सिबल बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस से सिक्रीट होने वाले जो बाइल साल्ट और जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो इस HCl के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे और एल्कलाइन मीडिया प्रोवाइड कराएंगे। काइम को क्या प्रोवाइड करवाएंगे, एल्कलाइन मीडिया, ठीक है ना, एल्कलाइन मीडिया प्रोवाइड करेंगे। बिकॉज ऑफ जो पैनक्रिएटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस में जितने भी एंजाइम हैं वो बेसिक पीएच पर ही काम कर सकते हैं, एसिडिक पीएच पर कभी काम नहीं करेंगे। तो जब तक काइम न्यूट्रलाइज होकर और वो बेसिक पीएच में नहीं आ जाता तब तक सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट नहीं होने वाली है। तो जैसे ही ड्यूडेनम में आया, एंटेरोक्राइनिन और डिओक्राइनिन दोनों हार्मोन सिक्रेट हुए और उन्होंने क्रिप्स ऑफ लिबरकून को इंड्यूस किया इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करने के लिए। साथ में जो म्यूकोसा के अंदर जो ब्रूनर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, है ना, उस ब्रूनर ग्लैंड से भी म्यूकस का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखें कि जो आपका इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस है उसमें कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन एंजाइम्स को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। कितनी कैटेगरी है, 4 कैटेगरी। देखें, फर्स्ट आ जाता है आपका कार्बोहाइड्रेजेज, सेकंड आ जाता है आपका प्रोटीएजेज, थर्ड आ जाता है लाइपेजेज एंड फोर्थ आ जाता है न्यूक्लियोटाइडेजेज।
है ना, यानी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले और न्यूक्लियोटाइड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स। अब कार्बोहाइड्रेजेज में देखें तो ये सारे जो एंजाइम हैं आपके डाइसैकेराइडेजेज हैं, यानी ये सारे के सारे डाइसैकेराइड को डाइजेस्ट करने वाले। बिकॉज ऑफ बकल कैविटी के अंदर टाइलिन एंजाइम या अल्फा अमाइलेज एंजाइम जो है वो स्टार्च को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करता है, माल्टोज और अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन। इसी तरीके से पैनक्रिएटिक अमाइलेज जो है वो भी स्टार्च को क्या करता है, डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो जब माल्टोज, सुक्रोज, अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन, लैक्टोज इस तरीके के जो डाइसैकेराइड्स बनते हैं उनको एट लास्ट डाइजेशन की लास्ट पॉइंट क्या है कि किसी भी बायोमोलिक्यूल को अपनी यूनिट में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना। तो यहां पर जो यूनिट्स हैं उनकी वो कैसे सेपरेट आउट होने वाली हैं या फिर वो जो आपके डाइसैकेराइड है वो कैसे डाइजेस्ट होने वाले, तो हम यहां पर एक एक एंजाइम की एक्टिविटी को स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं कौन सा एंजाइम, माल्टेज एंजाइम। क्या काम करता है, तो रिएक्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे आप, ये है आपका माल्टोज। क्या है, माल्टोज। और माल्टोज को आपका जो माल्टेज एंजाइम है वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। पीएच अप्रोक्सीमेट 8.3 क्या रहती है, 8.3। और माल्टोज किसका डाइसैकेराइड है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो माल्टेज की प्रेजेंस में जो माल्टोज है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। दूसरी बात कर लेते हैं सुक्रेज की। तो ये सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। इसको इन्वर्टेज एंजाइम भी कहते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना कहीं पर आ जाए तो आप ध्यान में रखें सुक्रेज एंजाइम, सुक्रेज या फिर हम इसको कहते हैं इन्वर्टेज, ठीक है ना, क्या कहेंगे इसको, इन्वर्टेज। पीएच वही रहेगी आपकी, बेसिक पीएच रहेगी 8.3 और इसके ऊपर इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, क्योंकि सुक्रोज जो है उसमें दो मोनोसैकेराइड होते हैं, ग्लूकोज होता है और एक फ्रक्टोज होता है। थर्ड आ जाता है आपका, तीसरी रिएक्शन आ जाती है अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिनेज। तो आपको याद हो तो बकल कैविटी के अंदर मैंने केमिकल रिएक्शन आपको बताई थी, 30% स्टार्च डाइजेस्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा अमाइलेज और टाइलिन। किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो माल्टोज में कन्वर्ट होता है और साथ में अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन भी बनाता है। तो ये रहा आपका अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन और इसका जो डाइजेशन है वो आपका अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिनेज एंजाइम कौन करता है, डेक्स्ट्रिनेज एंजाइम, या फिर आप पूरा लिख सकते हैं अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिनेज एंजाइम। पीएच यहां पर वही रहेगी आपकी अप्रोक्सीमेट 8.3 और यहां पर भी जो माल्टोज के समान दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनने वाले हैं। तो ये आपका हो गया। और लास्ट बचता है आपका लैक्टोज, जिसे आप मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका लैक्टोज। लैक्टोज को हम कहते हैं मिल्क शुगर। और जब लैक्टोज का डाइजेशन होगा तो एंजाइम कौन सा, एंजाइम होगा आपका लैक्टेज एंजाइम। पीएच आपकी वही रहेगी अप्रोक्सीमेट 8.3, ठीक है ना। बेसिक पीएच है, हर रिएक्शन में बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं यहां पर। लैक्टोज जो है उसको यहां पर उसकी यूनिट में तोड़ दिया जाएगा, जो कि बनते हैं आपके ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। कितनी यूनिट हो गई, 2 यूनिट हो गई, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ दिया जाता है। तो देखिए जितने भी डाइसैकेराइड्स थे उन सारे डाइसैकेराइड को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर दिया गया। और इन्हीं मोनोसैकेराइड का क्या होता है, एट लास्ट इंटेस्टाइन की वॉल से एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये तो थी बात केवल एक कैटेगरी की, आपके कार्बोहाइड्रेजेस।
दूसरी कैटेगरी आ जाती है आपकी प्रोटीएजेज। प्रोटीएजेज में देखिए प्रोटीन का डाइजेशन आपका स्टमक में भी हुआ है। प्रोटीन के डाइजेशन का मेन जो पार्ट था आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो पैनक्रियाटिक जूस ने किया है, जिसमें काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज इन सब ने मिलकर प्रोटीन को लार्ज पेप्टाइड और स्मॉल पेप्टाइड में क्या कर दिया, बांट दिया, डिवाइड कर दिया। अब जो आपके लार्ज पेप्टाइड और स्मॉल पेप्टाइड्स बने हैं उन्हें फर्दर अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम किसका है, अमीनो पेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेजेज एंजाइम, और ये प्रोटीएजेज कैटेगरी में आते हैं। प्रोटीएजेज का मतलब होता है एंजाइम्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रोटीएजेज कहते हैं। ठीक है, पेप्टाइडेजेज भी आप कह सकते हैं। दो कैटेगरी के या दो टाइप के यहां पर आपको प्रोटीन देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, अमीनो पेप्टाइडेजेज और डाइपेप्टाइडेजेज। ठीक है, अब देखें इनकी रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। तो जो आपके लार्ज पेप्टाइड बने या फिर आप कह दीजिए जो आपके पेप्टोन्स थे, जो आपके प्रोटियोज थे, इन सब को ओलिगोपेप्टाइड्स में, है ना, ओलिगोपेप्टाइड में कन्वर्ट करने का काम किसका है, अमीनो पेप्टाइडेजेज का। किसका काम है, अमीनो पेप्टाइडेजेज। तो अमीनो पेप्टाइडेजेज क्या कर रहे हैं, अमीनो पेप्टाइडेजेज आपके लार्ज ले लीजिए, स्मॉल ले लीजिए, पेप्टोन्स ले लीजिए, प्रोटीएजेज ले लीजिए, इन सबको उन्होंने ओलिगोपेप्टाइड्स में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, स्मॉल पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया। साथ में कुछ अमीनो एसिड भी रिलीज होते हैं यहाँ पर। साथ में देखें कि जो आपके डाइपेप्टाइड हैं, है ना, इसके थ्रू जो आपके ओलिगोपेप्टाइड है ना, ये ओलिगोपेप्टाइड में ही आ जाते हैं आपके डाइपेप्टाइड। तो ये जो डाइपेप्टाइड बने, इन डाइपेप्टाइड को फर्दर अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम किसका है, तो यहां पर काम है, ये काम है आपका डाइपेप्टाइडेजेज। तो आपको याद हो तो स्टमक के अंदर भी यही एलिमेंट बने थे कि जो आपका पेप्सिन एंजाइम था, उस पेप्सिन ने लार्ज पॉलीपेप्टाइड को पेप्टोन और प्रोटियोज में कन्वर्ट कर दिया था। फर्दर जो आपका पैनक्रियाटिक जूस था उसमें ट्रिप्सिनोजन या ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन थे, उन्होंने भी यही काम किया था। और अब जो आपके इंटेस्टाइनल जूस में अमीनो पेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज हैं, इन्होंने पूरे प्रोटीन को एट लास्ट उसकी यूनिट, उसकी इकाई में तोड़ दिया, विच इज अमीनो एसिड। तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन हो गया, यहां पर प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो गया। उसके बाद में आ जाते हैं लाइपेजेज। लाइपेजेज में देखें कि गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है जो कि स्टमक में प्रेजेंट होता है। फिर मैंने आपको बताया पैनक्रियाटिक लाइपेज भी होता है जो पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है। और इंटेस्टाइनल जूस में अगर लाइपेज प्रेजेंट है तो आप उसे क्या कहेंगे, इंटेस्टाइनल लाइपेज कहेंगे। ये इंटेस्टाइनल लाइपेज क्या करता है, ये आपके ट्राइग्लिसराइड को किस में कन्वर्ट करने का काम करेगा, ये मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड, है ना, ये उसको मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो ये इंटेस्टाइनल लाइपेज की आपकी एक्टिविटी हो गई। लास्ट आ जाता है आपका न्यूक्लियोटाइडेज। याद कीजिए पैनक्रियाटिक एंजाइम में मैंने आपको बताया था एक एंजाइम न्यूक्लिएज जो कि न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने का काम करता है, उसके ब्रेकडाउन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब जैसे ही न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट हमने किया था, क्या मिले थे आपको, उसकी यूनिट्स मिली थी, और यूनिट्स कौन सी होती है, न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। अब देखिए वो न्यूक्लियोटाइड जो है उसका भी फर्दर डाइजेशन होगा यहाँ पर। तो न्यूक्लियोटाइड में आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो कितने एलिमेंट से बना हुआ होता है, 3 एलिमेंट से, जिसमें नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप होता है। लेकिन एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड, जिसमें नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं। तो देखें न्यूक्लियोटाइड जो है उसको डाइजेस्ट करेगा न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम। तो न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम के प्रेजेंस में न्यूक्लियोटाइड इज कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोसाइड प्लस
फॉस्फेट ग्रुप। अब ये जो आपका न्यूक्लियोसाइड है, इस न्यूक्लियोसाइड को डाइजेस्ट कौन करेगा? तो न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम, और ये न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देगा नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोसाइड का डाइजेशन हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम। तो यहां पर देखिए, अब एट लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड थे आपके बायोमोलिक्यूल, सबका कंप्लीट डाइजेशन हो गया। कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट हो गया, प्रोटीन का कंप्लीट हो गया, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, लाइपेज जो है आपका वो लिपिड का कंप्लीट कर रहा है, और एट लास्ट न्यूक्लियोटाइडेज जो एंजाइम है आपके, जिसमें न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम ये सारे के सारे आपके नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो 3 जूस है, इन तीनों जूस के अंदर जितने भी सब्सटेंसेज, एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वो पूरे के पूरे डाइजेशन में पार्टिसिपेट करके और कंप्लीट डाइजेशन की मैकेनिज्म को पूरा करते हैं। कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपका एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। अब देखें, एब्जॉर्प्शन हमारी तीसरी स्टेप है डाइजेशन के मैकेनिज्म की। हमने 5 स्टेप लिए थे। फर्स्ट था आपका इंजेशन, जिसमें फूड को इनटेक करना। दूसरा था आपका मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, जिसमें बकल कैविटी के अंदर, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने डाइजेशन को स्टडी किया। लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं कोई डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। थर्ड आ जाता है आपका जो हम स्टडी करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन के बाद में आ जाता है एसिमिलेशन और डेफिकेशन, ठीक है ना, स्वांगीकरण और मल को त्यागना। ये 5 पूरी स्टेप हैं आपके ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन के मैकेनिज्म के अंदर। तो हम थर्ड स्टेप को स्टडी कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन को। देखिए, एब्जॉर्प्शन जो है कोई थ्योरेटिकल प्रोसेस नहीं है, तो मैंने इसको पूरा कंसेप्चुअल और डायग्रामेटिक फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जितनी भी थ्योरी है वो आपकी इसमें कवर हो जाएगी, ठीक है ना। देखें, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो डाइजेस्टेड फूड है आपका, जो हमने डाइजेशन किया कि भाई कार्बोहाइड्रेट जितना भी था आपका, कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट था, जो पॉलीसैकेराइड्स थे, उनको एट लास्ट हमने मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर दिया। और मोनोसैकेराइड में हमको क्या मिला? ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज मिला ना ये तीनों। उसके बाद में हमने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया और हमको अमीनो एसिड्स मिले, और हमने जब फैट को डाइजेस्ट किया तो हमको मोनोग्लिसराइड्स मिले, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिले। अब ये जो सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिले हैं, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एब्जॉर्बल सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस आप कह सकते हैं, इनको ब्लड या फिर लिम्फ में कैसे भेजा जाए, उसकी मैकेनिज्म को ही हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं, और उसी को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। यानी एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन में डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड या फिर लिम्फ में क्या कर देना? ट्रांसफर कर देना। यह प्रोसेस होती है आपकी एब्जॉर्प्शन की। देखिए, ल्यूमेन के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड था, इस डाइजेस्टेड फूड को आपकी जो इंटेस्टाइन की वॉल है उसके थ्रू या तो ब्लड में भेजना या फिर लिम्फ में भेजना। सबसे पहली चीज, ब्लड और लिम्फ दो क्यों, सीधा ब्लड में क्यों नहीं? तो ध्यान में रखें कि हमेशा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इन दोनों का एब्जॉर्प्शन कहां होता है? ब्लड के अंदर। जबकि अगर लिम्फ की बात करें तो लिम्फ में जो आपका फैट या जो लिपिड है उसका एब्जॉर्प्शन कहां होता है? लिम्फ में होता है। इसलिए हम यहां पर कह रहे हैं कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसको इंटेस्टाइन की वॉल के थ्रू ब्लड और लिम्फ में भेज देने की प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी एब्जॉर्प्शन कहलाती है। एब्जॉर्प्शन में देखें, एब्जॉर्प्शन पैसिव टाइप का भी होता है और एब्जॉर्प्शन जो है वो एक्टिव भी होता है। पैसिव के अंदर 2 टाइप्स आपको पता है अच्छी तरीके से, कौन कौन से? एक होता है आपका सिंपल डिफ्यूजन, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है ना, और दूसरा आ जाता है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है ना। तो यहां पर जो आपके पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की मैकेनिज्म है उसमें भी दोनों टाइप आ जाएंगे।
सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू भी। और दूसरा एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव में आप जानते हैं कि एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है एटीपी का यूज करके और फिर मॉलिक्यूल जो है एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद में देखें यहां पर कुछ पॉइंट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनकी बात कर रहा हूं कि सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड क्लोराइड आयन, ये जो तीनों हैं ये इनका कुछ अमाउंट डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अमाउंट जो है वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू होता है। पूरी इंटेस्टाइन के अंदर या पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है। तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में एब्जॉर्प्शन के लिए कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स। जैसे आपको मैंने बताया था कि डाइजेशन की कितनी साइड्स हैं, डाइजेशन की केवल 3 साइड्स हैं। एक बकल कैविटी में डाइजेशन होता है, दूसरा स्टमक में डाइजेशन होता है और तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है। इसी टाइप से हम बात करें अगर एब्जॉर्प्शन की, तो एब्जॉर्प्शन यहां पर कितनी साइड पर होता है, 4 साइड पर एब्जॉर्प्शन होता है। बकल कैविटी में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में। इन चारों पार्ट में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म चलती है। अब अलग अलग पार्ट में अलग अलग सब्सटेंस का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो देखें कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से जो है मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, उसको मैंने सिंपली यहां पर बता दिया कि अगर सबसे पहले बात की जाए बकल कैविटी की, मुख गुहा की, तो बकल कैविटी में सम ड्रग्स जो आपकी मेडिसिन है, कुछ मेडिसिन, कुछ ड्रग्स जो है वो कहाँ एब्जॉर्ब हो जाती है, बकल कैविटी में एब्जॉर्ब हो जाती है। और थोड़ा सा जो अमाउंट अल्कोहल का है वो भी कहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है, बकल कैविटी के अंदर हो जाता है। दूसरी बात करें स्टमक की, तो स्टमक में किस किस का एब्जॉर्प्शन होता है, तो देखें स्टमक में थोड़ा सा वाटर एब्जॉर्ब होता है, थोड़े से सॉल्ट्स जो हैं आपके फूड के अंदर वो एब्जॉर्ब होते हैं, थोड़ा सा ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अल्कोहल, यानी आपके फूड में या बेवरेज के अंदर जो अल्कोहल है वो सारा का सारा अल्कोहल कहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है, स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए किसी पर्सन को ड्रिंक करते ही, है ना, शराब पीते ही नशा होने लग जाता है। क्यों, वो सीधा जाकर स्टमक में और स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर सोचिए कि अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में होता तो क्या होता, आदमी को या किसी पर्टिकुलर पर्सन को जो है 6 घंटे पहले ड्रिंक करना होता है, या 6 घंटे पहले जब वो ड्रिंक करता तो उसके बाद में उसको नशा होता। क्यों, क्योंकि एक्चुअली फूड जो है वो लेने के बाद में, इनटेक करने के बाद में 4 से 5 घंटे तक तो वो स्टमक में ही रह जाता है। उसके बाद में वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, तो काफी टाइम के बाद, कोई 6-7 घंटे 8 घंटे के बाद में वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। और वहां अगर एब्जॉर्ब होता तो आदमी को शराब पीने के 8 घंटे बाद नशा होता। तो ये एक पॉइंट ध्यान में रखेंगे आपको कि आपकी ड्रिंक करते ही नशा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन जो है वो सीधा कहां हो जाता है, स्टमक के अंदर हो जाता है। उसके बाद में आ जाता है एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन किस किस का होता है। तो देखें मैंने कुछ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी जनरल आप बता सकते हैं। ड्यूडेनम के अंदर देखें तो ड्यूडेनम में आयरन और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है मेनली। अगर बात करें मिनरल्स वगैरह की तो उनमें आयरन और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कहां होता है, ड्यूडेनम में। फिर जेफ और जैजेनम, है ना, मध्यांतर जिसको कहते हैं, वहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जितना भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होना है वो कहां हो जाता है, जैजेनम के अंदर। और इलियम में आपका विटामिन B12 और बाइल साल्ट, विटामिन B12 और बाइल साल्ट जो है उनका एब्जॉर्प्शन कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। और एट लास्ट बचता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का, ड्रग का और मिनरल का मैक्सिमम जो वाटर एब्जॉर्ब है वो कहां होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलन पार्ट में होता है, ध्यान में रखेंगे। और कुछ ड्रग्स जो हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, और कुछ मिनरल जो है उनका एब्जॉर्प्शन भी कहां, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है।
ये तो एक मोटी मोटी सी बात हो गई आपकी एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड। अब एब्जॉर्प्शन की पूरी मैकेनिज्म, इसको मैंने डायग्राम से यहां पर बताया है। डाइजेशन के बाद में आपको ल्यूमेन के अंदर, तो ये देखें आप, ये रही आपकी ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसका मैकेनिज्म है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये तो हो गई ल्यूमेन जहां पर डाइजेशन की प्रोसेस चलती है, और ये हो गई आपकी विलाई, ब्रश बॉर्डर, और ये हो गई आपकी इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। अब इंटेस्टाइनल एपिथेलियम के अटैच में आपको यहां पर ब्लड वेसल्स और लैक्टियल वेसल दोनों आपको मिल रही है। अब देखें, सबसे पहले मैंने यहां पर 3 ब्लॉक बनाए हैं, आप इन तीनों को अलग अलग बना सकते हैं। अगर एक साथ नहीं आ रहे हैं तो आप टॉपिक वाइज बता सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन और फैट का एब्जॉर्प्शन, 3 अलग अलग टॉपिक के फॉर्म में आपके बताकर, और इसी की थ्योरी को आप साथ साथ में 2-2, 3-3 लाइन में लिख कर, और आप अपना जो एब्जॉर्प्शन का टॉपिक है वो बहुत अच्छी तरीके से और टेक्निकल बता सकते हो। ठीक है ना। अगर बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो आप इतनी सी इंफॉर्मेशन दे विद थ्योरी, और उसके बाद में आप कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन एंड देन फैट का एब्जॉर्प्शन, तीनों अलग अलग हेडिंग डालकर ये 3 अलग अलग डायग्राम बनाकर, और फिर आप डिटेल से उसकी यही जो मैकेनिज्म है उसको थ्योरी में 3-3, 4 लाइन में लिख कर और अच्छी तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं मैकेनिज्म की। तो देखें कि ल्यूमेन के अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट है, जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो एट लास्ट आपको 3 मोनोसैकेराइड मिलते हैं। ग्लूकोज मिलता है, गैलेक्टोज मिलता है और फ्रक्टोज मिलता है। तो जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है ना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये सोडियम को ट्रांसपोर्ट के थ्रू कहां आ जाते हैं? इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। अब सोडियम को ट्रांसपोर्ट क्या होता है? सोडियम को ट्रांसपोर्ट का मतलब यह है कि देखो, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में बहुत सारे सोडियम के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल, अब यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ी सी कम, और यहां पर जो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जब जाएगा तो एटीपी यूटिलाइज होगा। तो इस कंडीशन में यहां पर आपका एक एटीपी यूटिलाइज हो जाता है, एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से क्या होगा? पहले से अंदर सोडियम आयन कम है, बाहर सोडियम आयन ज्यादा है। लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन बाहर जा रहा है। जब बाहर जाएगा तो यहां पर सोडियम की जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो डेवलप हो जाएगी। जब ग्रेडियंट डेवलप होगी तो अंदर सोडियम की डेफिशिएंसी होगी, तो सोडियम वापस कहां आएगा? अंदर आएगा। लेकिन सोडियम अकेला नहीं आएगा। सोडियम का ये मॉलिक्यूल है, ये अपने साथ में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को या फिर अपने एक गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल को साथ में लेके आएगा। तो इसको हम कहते हैं सोडियम को ट्रांसपोर्ट, यानी सोडियम के साथ में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी सोडियम अपने साथ में या तो ग्लूकोज को या फिर गैलेक्टोज को अंदर ले आएगा, और यहां से उसे सीधे या तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भेज दिया जाएगा या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसे सीधा ब्लड वेसल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किसकी बात थी? ग्लूकोज और गैलेक्टोज की। अब बात आती है फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज का जो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन है वो किसके थ्रू होता है? तो आप जान रखें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपने बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया हुआ है सेल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर, किया हुआ है ना, कि किसी एक प्रोटीन के थ्रू जब कोई मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटी वाला डिफ्यूजन, है ना। तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू पहले इंटेस्टाइनल एपिथेलियम है, और फिर इंटेस्टाइनल एपिथेलियम से एट लास्ट वो ब्लड में किसके थ्रू? इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन किसके बारे में था? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। दूसरी बात कर लेते हैं प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन। तो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन भी कुछ इसी तरीके से होता है। कैसे? देखें, प्रोटीन के डाइजेशन के थ्रू एट लास्ट क्या बनता है? अमीनो एसिड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? अमीनो एसिड, विच इज द यूनिट, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द प्रोटीन। तो अमीनो एसिड जो है वो या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू या फिर वो सोडियम को ट्रांसपोर्ट के थ्रू कहां आ जाएंगे? इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में, है ना। या तो एक्टिव होगा या फिर सोडियम को ट्रांसपोर्ट के थ्रू। जैसे ही वो यहां आएंगे, यहां से इंटेस्टाइनल एपिथेलियल से जो आपका डिफ्यूजन है उस डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ब्लड वेसल के अंदर अमीनो एसिड को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये तो थी बात आपकी कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन, ये प्रोटीन एब्जॉर्प्शन, सिंपल सा है।
लेकिन अगर बात करें फैट के एब्जॉर्प्शन की, तो फैट के एब्जॉर्प्शन में देखें आप कि आपके पास में एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड है। चूंकि फैटी एसिड या लिपिड की अगर बात करें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मेनली किसकी बनी हुई होती है, लिपोप्रोटीन की, और उसमें सबसे ज्यादा जो अमाउंट है वो लिपिड का होता है। तो लिपिड को इजी वे में क्रॉस करके और ये फैटी एसिड कहाँ आ जाते हैं, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में आ जाते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड डिफ्यूजन के थ्रू अंदर आ गए। इसी टाइप से लॉन्ग चेन फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड जो है वो भी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ आ गए, अंदर आ गए। जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड है वो तो सीधा डिफ्यूजन के थ्रू कहां एब्जॉर्ब होता है, लैक्टियल के अंदर या लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन अगर बात करें यहां पर जो आपके मोनोग्लिसराइड्स आए हैं, ये मोनोग्लिसराइड पहले तो किस में कन्वर्ट होते हैं, ट्राइग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और उसके बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के थ्रू इसकी पैकेजिंग होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के थ्रू पैकेजिंग होती है और इसके चारों तरफ एक प्रोटीन की कवरिंग बन जाती है ना। ट्राइग्लिसराइड के चारों तरफ किसकी कवरिंग बन गई, प्रोटीन की कवरिंग। अब इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं किलोमाइक्रोन्स। क्या बोलेंगे, किलोमाइक्रोन। और ये किलोमाइक्रोन सीधे एब्जॉर्ब हो जाते हैं आपके वही लैक्टियल के अंदर या फिर आप कह सकते हो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर, ठीक है ना। तो आपको मैकेनिज्म कहां याद रखने की जरूरत है, कहीं याद रखने की जरूरत नहीं है। सीधा मैंने एक चीज आपको बताई है, सोडियम को ट्रांसपोर्ट आपको ध्यान में रखना है। अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम है, बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है, फिर भी सोडियम अंदर से बाहर जा रहा है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जा रहा है। इट मींस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहा है, विपरीत जा रहा है, सांद्रता प्रवणता के विपरीत। और जब कोई सांद्रता प्रवणता के विपरीत जाता है तो एटीपी यूटिलाइज होता है, होगा यूटिलाइज। अब क्या हुआ कि सोडियम बाहर जाएगा तो सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बाहर ज्यादा हो जाएगा, तो ग्रेडियंट कहां डेवलप हो गया, बाहर डेवलप हो गया। अंदर सोडियम पहले से कम था और कम हो गया। अब क्या होगा, अंदर जो सोडियम की डिमांड है वो बढ़ेगी। अब ये सोडियम अंदर आएगा तो सही, लेकिन या ये तो ग्लूकोज को लेके आएगा या फिर ये गैलेक्टोज को लेके आएगा या फिर ये बाहर से किसी न किसी एक अमीनो एसिड को साथ में लेके आएगा और फर्दर उसको कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आपके ब्लड वेसल के अंदर। जबकि फ्रक्टोज के कहीं पूछ ले आपको तो फ्रक्टोज में सीधा आपको बताना है थ्रू दी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन फैट में थोड़ा सा चेंजेस है। फैट में आपको ध्यान में रखना है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अंदर आने के बाद में दो स्टेप्स, एक तो ट्राइग्लिसराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं और दूसरा आपके ट्राइग्लिसराइड से किलोमाइक्रोन्स का फॉर्मेशन होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन और किलोमाइक्रोन, इन दोनों के फॉर्मेशन में जो मेन रोल है वो गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। तो ध्यान में रखेंगे आप ये दोनों चीजें। और किलोमाइक्रोन सीधा कहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है, आपकी लैक्टियल के अंदर। तो ये थी, आज हमने डाइजेशन कंप्लीट कर लिया है, हमने एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाता है आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, कह दें कौन सा, कि एक एसिमुलेशन, डेफिकेशन और उसके बाद में इससे होने वाले डिसऑर्डर्स। ठीक है ना, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करके और इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे।